कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। तो प्रिंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज से कक्षा 9 एनसीईआरटी की गणित शुरू कर दी गई है। आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग अगर पसंद आता है मेरे द्वारा पढ़ाया गया तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर कक्षा 6 से कक्षा 10 गणित और विज्ञान का कोर्स अपलोड करता हूँ। आने वाले समय में इंग्लिश का कोर्स भी अपलोड करने का प्रयास मैं करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति। तो प्रत्येक प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम उस प्रश्नावली का जो सामान्य परिचय है, बेसिक कंसेप्ट है, वो हम एक बार जरूर समझेंगे। तो प्रश्नावली आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो चैप्टर है आपके संख्या पद्धति, उसमें हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है। संख्याएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से इसे समझें। प्रश्नावली बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगी। तो देखिए संख्या, अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखते हैं तो संख्या 2 प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सबसे पहले होती है आपके वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, जो वास्तव में होती है, ठीक है। दूसरी होती है आपके काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, या आप इसे अवास्तविक संख्या भी कह सकते हो। काल्पनिक मतलब जिसकी आप केवल कल्पना कर सकते हो, वो वास्तव में मौजूद नहीं होती है, केवल हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो काल्पनिक संख्या कहलाएगी आपके। अब आपको इस चैप्टर में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। अब देखो वास्तविक संख्या होती क्या है, रियल नंबर होता क्या है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती है, ठीक है। कितने प्रकार की? 2। सबसे पहले तो है आपके परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपके अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर एक शर्त है, q का मान आपके 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर नहीं है 0 के, मतलब इस q की जगह कभी भी आपके 0 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ 0 आ गया तो वो आपके अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। और p और q पूर्णांक हो, p और q क्या हो? पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होता है अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। ऐसी संख्या जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती है? आपके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो समझ में आ गई परिभाषा, चाहे तो आप नोट कर सकते हो। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p और q पूर्णांक होने चाहिए, वो कहलाएगी आपके परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी संख्याएं परिमेय होती है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, ठीक है। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी कौन सी? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? पढ़ाया हुआ है कक्षा 8 में 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती है, यानी कि गिनती वाली जो संख्याएं है ना, 1 से शुरू होकर कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। वो सारी की सारी संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय कहलाती है। अब p/q के रूप में देखो सर, आप कहोगे कि 3 तो p/q के रूप में नहीं है, 3 के बटे में 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग 3 में दोगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। हो गया p/q। 1 के बटे में 1 लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। 4 के बटे में भी 1 लगा सकते हैं, हो गया p/q। तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए सभी प्राकृत संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? आपके परिमेय संख्या कहलाएगी। नंबर 2 पे
सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं वो भी क्या कहलाएगी आपके परिमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय। अब पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है बताओ? प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है, प्राकृत संख्याओं में जीरो भी शामिल कर लिया जाए या प्राकृत संख्याओं की शुरुआत जीरो से कर दी जाए, वो क्या कहलाएगी? आपके पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो भी क्या होती है? परिमेय होती है। जीरो के बटन में एक लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकता हूँ। एक को आप किसी के बटन में लगाओगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो गया p बटा क्यों? तो ये जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी क्या हो जाएगी? आपके परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब देखो ये जो प्राकृत है ना वो भी पूर्ण ही होती है। देखो ये एक से शुरू होती है, ये भी एक से, यहाँ से स्टार्ट। तो ये वाली संख्या प्राकृत संख्याओं को आप पूर्ण भी कह सकते हो, ठीक है। नंबर 3 ले सकते हो आप सभी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, सभी पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? अगर आप पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या भी शामिल कर लो, यानी कि जीरो, जैसे 1 0 1 2 3 4 और ऐसे डॉट 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 कहां तक चले? अनंत तक। अब इसमें माइनस वाली 1 -2 -3 -4 और ऐसे डॉट 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 कहां तक चलना है? अनंत तक चलना है। तो वो होती है पूर्णांक संख्याएं। तो ये सभी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो भी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यानी कि माइनस वाली संख्या भी, प्लस वाली संख्या भी और जीरो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। समझ में आ गया? अब ये पूर्णांक भी दो प्रकार का होता है। जो प्लस में है वो तो होता है आपके धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक। और जो माइनस में है वो होता है आपके ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और भिन्न वाली संख्याएं, भिन्न वाली जैसे 7/5 या 9/2, जो भिन्न वाली नंबर है, भिन्न वाली संख्याएं हैं वो भी क्या होती है? आपके परिमेय संख्याएं होती हैं। और दशमलव वाली जो नंबर है, जैसे 7 का भाग देना है 5 में, अगर ये परिमेय है, जैसे 7 में किसका भाग देना है? 5 का। 5 एकम 5, कितना बचा? 2। अब भाग नहीं दे रहा तो पॉइंट लगा दिया, क्या उधर जाएगा? 0। 4 5 20, 4 बार। ये 1.4 है, तो ये 1.4 भी कौन सी संख्याएं हैं? ये परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर 7/5 परिमेय है, 1.4 भी क्या होगी? आपके परिमेय संख्या कहलाती हैं। एक होती है आपके अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। अब देखो अनवसानी आवृत्ति क्या होती है? जैसे अनवसानी आवृत्ति मतलब जैसे कोई नंबर भाग दें तो ऐसा 0.333333 ऐसे डॉट 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 आगे तक चलता रहे। मतलब अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है बार बार वही नंबर आ रहा है, वो अनवसानी आवृत्ति होती है। और जो अनवसानी आवृत्ति होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय। जैसे ऐसे आ जाए 0.27272727 ऐसे डॉट 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 अनंत तक चलती जाए, यानी कि किसी संख्या में भाग देने पर संख्या बार बार रिपीट होती जाए, बार बार रिपीट होती जाए, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? आपके वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अगर आपको इतनी सारी संख्या याद नहीं रहे तो बस आप अपरिमेय याद कर लो। अपरिमेय में देखो कौन कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, ऐसी संख्या जिसका अंडर रूट नहीं निकलता। जैसे अंडर रूट 7, इसका पूरा वर्गमूल निकलता है क्या? नहीं निकलता। जैसे अगर मैं कह दूं अंडर रूट 16 का तो वर्गमूल निकलता है, कितना होता है? 4 होता है ना। तो 16 कौन सी है? जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो तो कहलाएगी परिमेय। और जिसका, जैसे यहाँ अगर मैं 16 की जगह 17 कर दूं तो 17 का वर्गमूल निकलता है क्या? नहीं निकलता। तो ये कौन सी है? अपरिमेय। जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है वो तो कहलाएगी आपके परिमेय, और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो क्या कहलाएगी? आपके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे पाई क्या है? आपके अपरिमेय। पाई का वैसे तो पाई को मान कितना होता है? 3.14 ऐसे 7 6 8 7 6 2 इसका मान आगे तक चलता रहता है। इसके ऊपर अलग से एक किताब है, पाई का जो मान है उसके किताब है। तो ये वाले जो नंबर है वो रिपीट नहीं होते बार, ये इसका कोई अंत नहीं है, मतलब ये आगे तक चलता रहता है।
और अगर आप 22/7 की बात करो, 22/7, तो ये तो आप P/Q के रूप में है, यानी कि 22/7 तो हम इस वजह से ले लेते हैं 3.14 की वजह से। बाकी जो पाई का मान है ना वो बहुत लंबा है, इसका कभी अंत ही नहीं होता है, बहुत आगे तक चलता रहता है। इसलिए पाई भी क्या है आपके अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और अनंत, अनंत इनफाइनाइट, अनंत, अनंत भी आपके अपरिमेय संख्या है। जैसे अनंत कैसे? अगर कोई नंबर है जैसे मान लो 5 और अगर मैं नीचे क्या लगा दिया 0, अब 0 का भाग आप किसमें दोगे? 5 में दोगे, भाग कहाँ जाएगा? अनंत बार जाएगा। तो आप अनंत को भी क्या कह सकते हो? अनंत को भी आप कह सकते हो अपरिमेय, ठीक है। इसके अलावा अगला नंबर है आपके अनवसानी, अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति। देखो यहाँ तो था अनवसानी आवृत्ति और यहाँ है अनवसानी अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब ये वाला नंबर यहाँ तो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वहां पर बार बार रिपीट नहीं होगा। जैसे कैसे 0.10, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक चलता रहता है? आगे तक चलता रहता है। मतलब ये वाला नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 10 है, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया। अगर ये वाला नंबर रिपीट होता वो अनवसानी आवृत्ति हो जाती और कौन सी संख्या कहलाती? परिमेय कहलाती। और ये वाला नंबर अगर रिपीट नहीं होता है, ये अनवसानी अनावृत्ति है और ये कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आपको केवल ये 4 याद रखनी है, ठीक है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता अपरिमेय होगी, पाई अपरिमेय होगी, अनंत अपरिमेय होगी, अनवसानी अनावृत्ति वो भी क्या होगी? अपरिमेय। बाकी दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सबकी सब क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपके परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये तो परिमेय और ये क्या है? आपके अपरिमेय, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। आगे समझ में उतारो। वास्तविक संख्याएं एवं उनका दशमलव प्रसार। अब देखो जो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का। एक तो होता है आपके शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति, और दूसरा होता है आपके अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, ठीक है। अब देखो क्या होता है ये शांत आवृत्ति और अशांत दशमलव प्रसार, यानी किसी संख्या में भाग देने पर, अब भाग देते हैं, यदि भाग पूरी बार जाएगा तो होता है आपके शांत आवृत्ति, ठीक है। और अगर भाग पूरी बार नहीं जाता है वो क्या कहलाएगा? आपके अशांत आवृत्ति, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ नंबर लिया 7 और उसमें किसका भाग दिया? 5 का, ठीक है। 5 का भाग देंगे 7 में, 7 में भाग दिया 5 का, ठीक है। 5 एकम 5, मुझे कितना बच गया? 2। अब भाग भी यहाँ लगाएंगे 10 यहाँ क्या उतारेंगे? 0, 4 पंजो 20। भाग कितनी बार गया? 1.4 बार, यानी कि भाग पूरी बार जा रहा है, पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब वो शांत है। वो क्या है? शांत। खत्म हो गया ना, इसका मतलब ये शांत आवृत्ति में है, ठीक है। अगर जैसे मैंने ये वाला नंबर लिया 5/7, ठीक है। अब 7 का भाग किसमें दूंगा मैं? 5 में। चलो भाग देते हैं, 5 में भाग देंगे 7 का, भाग नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगा देंगे और यहाँ क्या उतर जाएगा? 0। भाग दो, 7 49, कितनी बार गया? 7 बार। अब कितना बचा? 1। अब भाग जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट दशमलव लग रहा है, पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ क्या उतारेंगे? 0। 7 एकम 7, कितना बच गया? 3। अब 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, पॉइंट लग रहा है, क्या उतार लेंगे? 0। भाग दो, 7 चौक 28, 4 बार, ठीक है। कितना बच गया? 2 बच गया। भाग जा रहा है क्या? नहीं, दशमलव लग रहा है, क्या उतार लेंगे? 0। 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा ना, कितना बच गया? 6। भाग नहीं जा रहा, क्या उतार लेंगे? 0। लगाओ, 7 8 56, 8 बार, कितना बच गया? 4। भाग नहीं जा रहा, क्या उतार लेंगे? 0। भाग लगाओ, 7 पंजो 35, 5 बार, क्या कितना बच गया? 5। भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा,
पॉइंट लग रहा है तो क्या उतर जाएगा 0। अब देखो वापस से 50 आ गया ना, तो आप ऐसे भाग देते जाओगे, वापस से यही नंबर आते जाएंगे, यानी कि कभी भी इसमें भाग पूरी बार जाएगा ही नहीं। आप कितने भी भाग देते जाओ पूरी जिंदगी देते जाओ, कभी भी यह भाग पूरी बार नहीं जाएगा। और भाग अगर पूरी बार नहीं जाएगा तो वो क्या कहलाएगा आपके, वो कहलाएगी अशांत आवृत्ति। क्या कहलाएगी? अशांत आवृत्ति। तो जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या, उनका दशमलव प्रसार हमेशा आपको शांत आवृत्ति प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शांत आवृत्ति प्राप्त होता है। और जो अशांत आवृत्ति है वो आपके अपरिमेय संख्या में है, अपरिमेय, और ये क्या आ जाएगा आपके परिमेय संख्याओं में। तो समझ में आ गया? यदि आप भाग दे रहे हो और भाग पूरी बार जाता है वो शांत आवृत्ति होती है, और अगर आप भाग दे रहे हो और भाग पूरी बार नहीं जाता है, ठीक है, तो वो क्या होती है? आपके अशांत आवृत्ति कहलाती है। तो ये शांत और अशांत आवृत्ति के बारे में था। इसके बाद इस चैप्टर में संख्या रेखा के बारे में भी है, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ी है। संख्या रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी प्रकार की संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब बीच में 0 होता है, इधर प्लस का 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे अनंत तक चलता है। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और इधर भी कहाँ तक चलता है? अनंत तक चलता है। ये है आपके संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पर हम 9th क्लास में अंडरूट वाली संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखेंगे कि अंडरूट वाली, जैसे अंडरूट 2 है तो इस संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना है। तो इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस थ्योरम से हम वो प्रदर्शित करना सीखेंगे, ठीक है। और फिर आपके जो लास्ट में आपके वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम है, ठीक है, घातांकों के नियम। आप देखो घातांकों के नियम क्या है? यदि दो संख्याएं गुणा में हैं, आधार समान है, तो उनकी घातें जुड़ जाती है। जैसे यहाँ आया आपके a की घात m इंटू a की घात n, ठीक है। आधार समान मतलब ये है आधार और ये है घात, ठीक है। यहाँ भी a और यहाँ भी है, आधार समान तो घातों को जोड़ देते हैं। कैसे? जैसे a और यहाँ जुड़ जाएगी m प्लस n। जैसे नंबर लेते हैं, यहाँ है 6 की घात 2 इंटू 6 की घात 3। देखो यहाँ आधार समान है तो यहाँ हम लिखेंगे 6 की घात 2 प्लस 3। आधार समान तो घातों को हम जोड़ देंगे जब संख्या किसमें हो? गुणा में हो। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब दूसरी, यदि किसी घात के ऊपर घात हो तो घातों को गुणा कर दे। जैसे ये यहाँ हो जाएगा 6 की घात 5, 6 को कितनी बार गुणा कर लेंगे? 5 बार, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे। अगर किसी घात के ऊपर घात है, जैसे m, a की घात m और फिर उसके ऊपर घात n है, तो घातों को हम गुणा कर देते हैं। घातों को क्या कर देते हैं? गुणा। जैसे a की घात m इंटू n हो जाएगा। जैसे संख्या यहाँ 6 है, ठीक है, 6 की घात 2 और फिर इसकी घात 3, तो हम क्या करेंगे? 6 और इन दोनों गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, तो 6 की घात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर आधार समान और संख्या गुणा में है तो घातों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यदि किसी घात के ऊपर घात है तो क्या करेंगे? घातों को हम गुणा कर देते हैं। अगला, यदि आधार समान है और संख्याएं भाग में है, आधार समान है और संख्याएं किसमें? भाग में, तो घातों को हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे यहाँ 1 की घात हो जाएगा m माइनस n। अगर गुणा में है तो जोड़ना है, भाग में है तो घटाना है। जैसे यहाँ आ जाता, यहाँ की 6 की घात 3 बटा 6 की घात 2, इसको करके बताओ। तो हम क्या करेंगे? आधार समान है 6, तो घातों को घटा देंगे, 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 6 की घात कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आ गया तीसरा नियम समझ में। अगला नियम है, यदि कोई घात माइनस में हो, जैसे a की घात माइनस 1, अगर हमें इस घात को प्लस में बदलना है तो इसको हम 1 के बटे में लिख देंगे। जैसे 1 बटा
ए की घात, जैसे यहाँ n करते हैं तो ये प्लस का n हो जाएगा। जैसे 3 की घात -2 है, अब इसको प्लस में बनाना है, कैसे लिखोगे? 1/3 की घात 2। अगर कोई किसी भी वास्तविक संख्या के ऊपर घात माइनस में है और उसको हमें प्लस में बनाना है तो हम उसको 1 के बटे में लिख सकते हैं। या अगर ऐसे कोई घात ऐसा है -2, अगर इसको प्लस में बनाना है तो उल्टा कर दो, 3 की घात कितनी आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी 2, ठीक है ना, ये वाला। इसके अलावा अगर किसी संख्या की घात 0 है, a की घात 0, तो उसका मान सदैव 1 होता है। उसका मान सदैव कितना होता है? 1। नंबर कोई सा भी हो, जैसे 2 की घात 0 तो उत्तर कितना आएगा? 1। 3 की घात 0 तब भी उत्तर कितना आएगा? 1। 50 की घात 0 तब भी उत्तर कितना आएगा? 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका उत्तर हमेशा कितना आता है? 1 आता है, ठीक है। ये इसके अलावा आपके जो घातांकों के नियम है बुक में, वो यहाँ पे मैं बताया आपको, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और भी नियम हैं तो आप एक बार जरूर देख लें, ठीक है। ठीक है, ये वाले नियम है। और अगर 2 नंबर है जैसे गुणा में है, a की घात n इंटू b की घात n, अगर घातें समान है तो दोनों के ऊपर a की घात लगा सकते, जैसे a इंटू बी और इसकी घात डायरेक्ट कितने लगा दो? n लगा दो। ये तब करना है जब आपके घात समान, ठीक है ना। ये वाले नियम है जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपका जो पहला चैप्टर है यही है, फिर हम प्रश्नावलियाँ जब हल करेंगे तो कुछ और पॉइंट हम समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान से समझने हैं। आ गया समझ में?